सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। हरियाणा में तीसरी बार जीत का परचम फहराने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, हरियाणा के लोगों ने विपक्ष के झूठ को नकारा और बीजेपी की सत्य, विकास और सुशासन की नीति पर लगाई मोहर। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का होगा उन्नयन। शिरडी हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला। महाराष्ट्र में 10 नए मेडिकल कॉलेज भी करेंगे शुरू। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। कहा, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संभावित विस्तार से कच्चे तेल आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम है देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। कहा, फिल्म उद्योग महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में और अधिक कर सकता है प्रयास। भारत आज क्रिकेट के मैदान में खेलेगा 2 मुकाबले। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम T20 सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश से दिल्ली में करेगी मुकाबला। वुमेन्स टीम T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिलाओं का आज श्रीलंका में होगा मुकाबला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी ने न केवल जीत की हैट्रिक बना ली है, साथ ही प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी भी बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2000 में बीजेपी के हरियाणा में केवल 6 विधायक थे। 2005 में 2 और 2009 में बीजेपी के मात्र 4 विधायक हरियाणा विधानसभा पहुंच पाए थे। अब हरियाणा विधानसभा में न केवल बीजेपी के 48 विधायक पहुंचेंगे, साथ ही बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सरकार भी बनाने वाली है। वर्ष 2024 के प्रदर्शन की बात की जाए तो वर्ष 2024 में बीजेपी 2014 की सफलता से भी आगे निकल आई है। सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की कोशिश को रोक दिया है। हम आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य में 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो 2014 की तुलना में 1 अधिक है। कांग्रेस ने 37 सीटें और इनेलो ने 2 सीटें जीती है। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लगातार तीसरी बार जीत का परचम फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने विपक्ष के झूठ को नकार दिया है और सत्य, विकास और सुशासन की जीत सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा किसी राज्य में सरकार बनाती है तो लोग लंबे समय तक उसका साथ देते हैं और कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई
नतीजे आए, ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रमुख परियोजनाओं में नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपए है। इस विकास से विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, रसद और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री शिरडी हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे शिरडी आने वाले पर्यटकों को शिरडी आने में परेशानी न हो। स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्र में 10 नए मेडिकल कॉलेज भी शुरू करेंगे, जिनमें मुंबई, नासिक और अमरावती के स्थान शामिल हैं। इन नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित भारतीय कौशल संस्थान मुंबई मेट्रोनिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग कार्यबल तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विद्या समीक्षा केंद्र खुलेगा, जो छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को चैटबॉट प्रौद्योगिकी के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा उपलब्ध करवाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र खुलेगा, जो छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को चैटबॉट प्रौद्योगिकी के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक डेटा प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की राजधानी वियंतियानो की 2 दिवसीय यात्रा करने वाले हैं। उनकी ये यात्रा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्स सिम्फाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान वो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। लाओस के अपने समकक्ष सोनेक्से सिम्फाडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं और राजधानी वियंतियानो का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लाओस की मेजबानी में होने जा रहे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों शिखर सम्मेलनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत में इस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक पूरा हो रहा है। आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट नीति और हमारे हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्रीय स्तंभ है। मंत्रालय ने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग की खातिर भविष्य की दिशा तय करेगा। आसियान के 10 सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मंगलवार को भारतीय वायुसेना से वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे पुनः संगठित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा का माहौल लगातार बदल रहा है और चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा संघर्ष ने एक मजबूत और सक्षम वायुसेना की आवश्यकता को दर्शाया है। इसलिए भारतीय वायुसेना को हमारे राष्ट्रीय हितों को चुनौती देने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना के 92वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ के निकट तांबरम स्थित वायुसेना स्टेशन पर परेड की समीक्षा करने के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि नवोन्मेष और लीक से हटकर सोच के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना आज के बहुक्षेत्रीय वातावरण में
निर्णायक भूमिका निभाएगा। It is an honor to speak to you on this occasion of 92nd anniversary of the Indian Air Force, a day that fills each one of us with immense pride. Over the past year, we have made significant strides in strengthening our operational capabilities, enhancing our professionalism, and adapting to ever-evolving, challenging modern warfare. The Air Force Day is an occasion to honor the courage and valor of all air warriors, past and present, and pay homage to those who have made supreme sacrifice. And on this day, while we rededicate ourselves to the service of the nation, we must also look back to introspect on the previous year, celebrate our achievements, recognize areas where we fell short, learn our lessons, and realign ourselves to the present and future requirements. The global security environment is in the state of constant flux. Ongoing conflicts have demonstrated the inescapable requirement to have a strong and capable Air Force. Therefore, there is a need for the Indian Air Force to be prepared to meet any contingency that challenges our national interests. Adopting latest technology, along with innovative and out-of-the-box thinking, will play a decisive role in today's multi-domain environment. The theme this year, Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Shashakt, Evam Atmanirbhar, perfectly describes our aspirations. Over the years, we have become more empowered with better technology and achieved new levels of op exploitation of our systems and weapons. भारतीय इतिहास में 1932 एक ऐसा साल जब भारत के आसमान में एक सितारा चमका। भारतीय वायुसेना की स्थापना देश की रक्षा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 8 अक्टूबर को देश भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। हवा में गर्जना करते हुए लड़ाकू विमान और जवानों का अदम्य हौसला याद दिलाता है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भारत के आकाश की ढाल है जो आसमान को अपनी रणभूमि बनाकर देश की रक्षा करती है। आइए एक नज़र डालते हैं भारतीय वायुसेना के उन ऑपरेशंस पर जो इसे विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना बनाती हैं। 1939 और 1945 दूसरे विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 1947 में पहला कश्मीर युद्ध लड़ा। 1961 में कांगो संकट के दौरान बेहतरीन काम किया। 1962 भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में प्रयोग में लाए गए। 1965 दूसरे कश्मीर युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने युद्ध का नक्शा ही पलट दिया। 1987 ऑपरेशन पोमलाई में प्रयोग में लाए गए। 1988 ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया। 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर किया। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन चलाया। 2017 में ऑपरेशन इंसानियत को अंजाम दिया। 2019 ऑपरेशन बंदर चलाया। 2022 ऑपरेशन गंगा और 2023 में ऑपरेशन दोस्त को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि फिल्म उद्योग महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में और अधिक प्रयास कर सकता है। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कंटारक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कंटारक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलने के अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन के लिए भी पुरस्कार दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि बहुत सी फिल्में पर विचार करने बाद आज की पुरस्कृत फिल्में चुनी गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी अनेक पुस्तकों और समीक्षकों का आकलन किया गया है। इसके लिए मैं निर्णय को
मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं की टीम के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देती हूँ। अनेक भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में बनाई जा रही फिल्मों के आधार पर भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। साथ ही ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी है। पूरे देश में फिल्म उद्योग के सभी आयामों से जुड़े लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर उन माध्यमों से पड़ता है, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। हमारी फिल्में हमारी समाज के कलाबोध को प्रदर्शित करती है। जीवन बदल रहा है, कला के प्रतिमान बदल रही है, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही है। नई समस्याएं सामने आ रही है, नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, करुणा और सेवा के कभी न बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रही है। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुई फिल्म में देखी जा रही है। प्राय सार्थक फिल्मों का दर्शक नहीं मिल पाते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत और कमाई से जुड़ी फिल्मों के बारे में ट्रेड जर्नल्स तो लिखती ही है। समाचार पत्र भी उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज और रिपोर्ट्स को अधिक महत्व देती है। फिल्म प्रमोशन में खर्च करना फिल्म की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शक्ति ही फिल्म जैसी महत्वपूर्ण विधा को नियंत्रित करती नजर आती है। आज पुरस्कृत अनेक फिल्में बनाने वाला उस तरह की आर्थिक शक्ति से संपन्न नहीं है जो बड़े बजट वाली फिल्मों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सार्थक सिनेमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करना होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संभावित विस्तार से कच्चे तेल आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें एक सप्ताह से भी कम समय में लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $79 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। ऐसा इजराइल की जवाबी कार्रवाई करने और उसे संघर्ष बढ़ने की आशंका के चलते हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल उपलब्ध है। What happens when the global turbulence takes place? We all, especially India, we call for restraint, we call for peace, we call for dialogue. That's one process. But if some things happen which is outside anybody's control, then sometimes because of diversion, freight rates go up, insurance goes up. These are all manageable things. That's all I said. Now, the way the questions are coming at us, oh, what will happen, this will happen, panic, something, nothing. Relax. All the state actors and non-state actors will hopefully realize what is at stake. It doesn't not only an India question, it's a global question. But as far as India is concerned, as I said yesterday, we are confident because we navigated it in the past. We are confident today and we don't hypothetically consider this will happen or that will happen. We never consider hypotheticals. But we are confident that whatever we have to face, we will be able to navigate. Why? Because there is more than enough oil available in the world today. We had already cleared 1 million square kilometers. And I also said that in the 9th round of bidding, 38% of the bids are in that no-go area. भारत ने वर्ष 2024 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश अब ट्रैकोमा बीमारी से मुक्त हो गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत ने 2024 में ट्रैकोमा बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, यानी इस बीमारी का उन्मूलन हो गया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तीसरा देश है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले नेपाल और म्यांमार भी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाले देश हैं। विश्व स्तर पर 19 देश ट्रैकोमा को समाप्त करने में सफल रहे हैं। देश में इस बीमारी के खिलाफ 1963 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से एक परियोजना शुरू की गई थी। भारत सरकार ने पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में व्यापक ट्रैकोमा नियंत्रण गतिविधियों कार्यक्रम के साथ साथ एक राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करने का निर्णय लिया था। जिन राज्यों में ये बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा थी उनमें पंजाब 79.1%, राजस्थान 74.2%, उत्तर प्रदेश 68.1%। इसके अलावा गुजरात 56%, मध्य प्रदेश 41.3%, बिहार 30% और जम्मू और कश्मीर 60% में ट्रैकोमा नियंत्रण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। तीन T20 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। आज का मुकाबला दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में 7 विकेट से विजय हासिल करते हुए T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी और अब T20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम भी दूसरे T20 में अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय T20 टीम की अगुवाई करेंगे सूर्य कुमार यादव। वहीं बांग्लादेश की T20 टीम की कमान नजमुल हुसैन शांतो के हाथों में होगी। मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे होगी। महिला T20 विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड से मात खाने के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और पाकिस्तान को मात दी। पाकिस्तान के खिलाफ जीत ने भारत को सेमीफाइनल की रेस में बनाए रखा है। अब इस टीम का सामना आज श्रीलंका से होने वाला है। इस मैच में भारत को हर हाल में जीत चाहिए ताकि वो सेमीफाइनल का सपना पूरा कर सके। विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के हैरत अंगेज कारनामों की बात करते हैं। कल भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने हैरत अंगेज कारनामों से लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। तो चलिए आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं आकाश में योद्धाओं के आसमानी शौर्य के साथ। आप देखिए उनका शौर्य। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।